हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव जसवाल। वेलकम टू अवर चैनल एडुई फिजिक्स। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टॉपिक कूलम्स लॉ का। ठीक है, तो व्हाट इज कूलम्स लॉ? कूलम्स लॉ क्या होता है? तो कूलम्स लॉ एक्सप्लेन करता है हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बिटवीन दिस टू चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, तो कूलम्स लॉ को हम लोग यूज करते हैं दो चार्ज पार्टिकल के बीच के फोर्स को फाइंड करने के लिए, और उसको हम लोग एक सिंपल फॉर्मूला से फाइंड कर लेते हैं जो F इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ पे K एक कांस्टेंट होता है जिसके बारे में हम लोग आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। Q1 Q2 क्या होते हैं? चार्ज ऑन दिस पार्टिकल्स, और R जो होता है वो यहाँ पे, एंड R जो है वो डिस्टेंस बिटवीन दिस टू चार्ज पार्टिकल। ठीक है, देखो अब यहाँ से फॉर्मूला को देख के हम लोग को ये मालूम चल रहा है कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू है दोनों प्रोडक्ट किसके? चार्ज के, और फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शन टू है डिस्टेंस बिटवीन दिस चार्ज पार्टिकल के स्क्वायर के। ठीक है, इससे क्या प्रूफ होता है कि ये जो कूलम्स लॉ है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, और ये प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इस फॉर्मूला को देख के आप दो चीज बता सकते हैं कि जो फोर्स है वो प्रोडक्ट के स्क्वायर है, और जो फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन दिस चार्ज पार्टिकल के स्क्वायर के। ठीक है, अब देखो ये तो सिंपल सा फॉर्मूला तुमको याद हो गया होगा कि जो फोर्स है वो प्रोडक्ट के मल्टीप्लाई और रेडियस स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शन और उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन F इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये कूलम्स लॉ में हम लोग यूज करते हैं फोर्स का फॉर्मूला किसी भी चार्ज पार्टिकल के बीच का फोर्स को फाइंड करने के लिए। ठीक है, अब देखो मान लो ये जो फोर्स हम लोग फाइंड किए हैं F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे जो के है वो है 1/4 पाई E0। जो के जो कांस्टेंट मैं बोला हूँ यहाँ पे उसकी वैल्यू ये है के इक्वल टू 1/4 पाई E0, जहाँ पे जो E0 है वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, E0 को हम लोग क्या बोलते हैं? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और E0 की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर स्क्वायर। ठीक है, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इसकी यूनिट होती है और ये इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, तो अब के का वैल्यू अगर मैं यहाँ पे E0 की वैल्यू इस फॉर्मूला में पुट करूंगा तो जो वैल्यू आती है वो 9 इंटू 10⁻9 आता है। ये हमारी कांस्टेंट के की वैल्यू है। ठीक है, तो फोर्स का जो फॉर्मूला होता है F इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, इसमें जो के की वैल्यू होती है वो 1/4 पाई E0 होती है। E0 को हम लोग परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं, और E0 की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 है। इसको जब हम लोग इस फॉर्मूला में पुट करते हैं तो हम लोग को के की वैल्यू फाइंड हो जाती है जो कि 9 इंटू 10⁻9 है। ठीक है, कूलम्स लॉ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद इस फॉर्मूला पे हम लोग वापस आएंगे। ठीक है, तो अभी मैंने बताया था कि फोर्स हम लोग फाइंड करते हैं वो प्रोडक्ट के स्क्वायर के इक्वल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है, और ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है क्योंकि ये रेडियस स्क्वायर के डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है दोनों चार्ज के बीच के डिस्टेंस के। अब ये जो फोर्स होता है ना, द फोर्स इज सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स मतलब इसका जो डायरेक्शन होगा, मतलब फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, उसका डायरेक्शन भी तो होगा ना, तो सेंट्रल डायरेक्शन में होगा। मतलब कि जो हम दोनों के पॉइंट को, जब हम लोग सेंटर को लाइन से ज्वाइन करेंगे तब इस लाइन के अलोंग इसका डायरेक्शन होगा इन रिस्पेक्टिव, चाहे वो अट्रैक्टिव हो तो या फिर चाहे वो रिपल्सिव हो। जैसे कि अगर लाइक चार्ज है, मतलब दोनों की चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज है, दोनों ही चार्ज पार्टिकल अगर पॉजिटिव चार्ज है तो रिपल्सिव होगा, तो इन दोनों का जो लाइन होगा ज्वाइन किए होंगे, इन दोनों के जो फोर्स होगा इसी लाइन के अलावा होगा, लेकिन अपोजिट अपोजिट डायरेक्शन में होगा, रिपेल कर रहा होगा। यही अगर अनलाइक चार्ज होगा, मतलब कि एक पॉजिटिव हो एक निगेटिव हो, तो यही फोर्स क्या हो जाएंगे? तब अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। और देखो ये दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं किसके अलावा? सेंट्रल के अलावा। ठीक है, तो ये जो फोर्स होता है वो सेंट्रल फोर्स होते हैं, और ये उनके डायरेक्शन होते हैं जब लाइक चार्ज होंगे तब, और जब अनलाइक चार्ज होंगे। और एक बात और कि जो कूलम्स लॉ है वो सिर्फ और सिर्फ रेस्ट पार्टिकल पे ही अप्लाई होता है। ठीक है, ये पार्टिकल क्या होंगे? रेस्ट पे होंगे। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि जो कूलम्स लॉ है ये पॉइंट चार्ज पे वैलिड है। पॉइंट चार्ज, चार्ज क्या होने चाहिए? पॉइंट चार्ज होने चाहिए, मतलब कि चार्ज जो है एक पॉइंट पे कंसंट्रेटेड होने चाहिए। हाँ, अगर कोई स्फेरिकल स्फीयर है जिसपे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, वहां पे उस पार्टिकल पे भी कूलम्स लॉ अप्लाई हो सकता है, लेकिन तब दोनों जो इसकी रेडियस के कंपेयर में जो डिस्टेंस है बिटवीन दो स्पेयर के, वो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू इसके रेडियस के। जैसे कि ग्रेविटेशन में
हम लोग फोर्स निकालते हैं सन से स्टार के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स कितने लगेंगे। तो देखो एक ग्रेविटेशन एक लॉन्ग रेंज फोर्स है, इसी तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी एक लॉन्ग रेंज फोर्स है, ये भी वहाँ पे भी अप्लाई होगा। क्यों? अच्छा, ये यहाँ पे अप्लाई कैसे हो जाता है, इस वजह ऐसा ही सेम होता है कूलम्स लॉ में भी। अगर रेडियस काफी छोटे हैं एज कम्पेयर टू दोनों के डिस्टेंस के बीच में, तब वहाँ पे भी कूलम्स लॉ अप्लाई हो सकता है। और अगर रेडियस मतलब कि डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है दोनों पार्टिकल के, तो कूलम्स लॉ सिर्फ और सिर्फ कहाँ अप्लाई होगा, पॉइंट चार्ज पे अप्लाई होगा। ठीक है, तो ये कूलम्स लॉ के बारे में कुछ बेसिक बातें थी जो मैंने बताया। अब और एक फर्दर कुछ डिस्कस करते हैं कूलम्स लॉ के बारे में। कि जो कूलम्स लॉ है इसमें सुपर प्रिंसिपल अप्लाई होता है, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल अप्लीकेबल होते हैं यहाँ पे। इसका मतलब क्या होता है, अभी इसके जस्ट फॉरवर्ड में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ये एक लॉन्ग रेंज फोर्स है जो मैंने बता दिया। हाँ, लॉन्ग रेंज फोर्स होते हैं, मीडियम पे डिपेंड करता है, मतलब कि ये कहाँ रखा गया। कूलम्स लॉ हम लोग दोनों जो चार्ज पार्टिकल के बीच में निकाल रहे हैं वो कहाँ पर है, मतलब कि वो वाटर के अंदर है, वैक्यूम के अंदर है। तो अगर वैक्यूम है तो फोर्स दूसरा आएगा, वाटर है तो फोर्स कुछ और आएगा। ठीक है, तो ये मीडियम पे डिपेंड करता है। तो चलो इसको पहले हम लोग देख लेते हैं, फोर्स मीडियम पे डिपेंड करने का मतलब क्या है। जैसे कि अभी जो हम लोग फॉर्मूला निकाले ना, P इज इक्वल टू 1/4π E0 इंटू 4π E0, यहाँ पे E0 को मैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहता हूँ। यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पे E इज इक्वल टू E0 इंटू का ER। अब ये E इज इक्वल टू E0 इंटू ER क्या है, तो देखो E0 की वैल्यू, तो E0 मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है क्या है। E जो है वो परमिटिविटी ऑफ मीडियम है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। E क्या है यहाँ पे, परमिटिविटी ऑफ मीडियम है। और ER जो है वो सॉरी रिलेटिव परमिटिविटी है। देखो जो हम लोग कूलम्ब लॉ का फॉर्मूला लिखते हैं ना, इस फॉर्मूला को अगर मैं ब्रेक करूं, इस फॉर्मूला को F इज इक्वल टू के की जगह 1/4πE0 Q1 Q2/R²। लेकिन ये फॉर्मूला अगर मैं रियल में बोलूँ ना, तो फॉर्मूला ये है कंप्लीट फार्मूला कूलम्ब लॉ का। E इज इक्वल टू E0 इंटू ER, यहाँ पे E0 इंटू ER पुट करते हैं, ना कि सिर्फ E0। हम लोग जनरली फॉर्मूला जो यूज करते हैं 1/4πE0 ये की जगह पुट करते हैं Q1 Q2/R²। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम लोग वो जब इस फोर्स ये फॉर्मूला से हम लोग मतलब कैलकुलेट कर रहे हैं, जहाँ पे के की वैल्यू 1/4πE0 है, मतलब कि ये जो पार्टिकल है ना वैक्यूम में रखा गया है, या फिर मैं सिंपल सा बोलूँ एयर में रखा गया है। क्यों? क्योंकि जो एयर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है ना वो 1 होता है। इसलिए हम लोग सिंपल सा फॉर्मूला ऑलवेज यूज करते हैं, F इज इक्वल टू के Q1 Q2/R², जहाँ पे के की जनरली वैल्यू 1/4πE0 होती है। ठीक है, इसीलिए जनरली बस यूज करते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है मीडियम में, हम लोग मतलब जब कोई मीडियम होता है तो वहाँ पे हम लोग E यूज करते हैं, जहाँ पे E0 इंटू ER फुल वैल्यू लिखते हैं। क्योंकि ER की वैल्यू बस मतलब कि जैसे कि कंडक्टर है कोई, अगर कंडक्टर है तो ER की वैल्यू वहाँ इनफाइनाइट होती है। एयर है तो ER की वैल्यू 1 होती है। और अदरवाइज जो ER की वैल्यू है वो 1 से इन्फिनिटी के बीच में वैरी करती रहती है। ठीक है, तो एयर है तो हम लोग सिंपल सा यूज कर लेते थे, लेकिन अगर कोई मीडियम है तो वहाँ पे तुमको पूरा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, F इज इक्वल टू के Q1 Q2/R², जहाँ पे के की वैल्यू 1/4πE0 ना होके E0 इंटू का ER होगा, जो यहाँ पे मैंने लिखा है। ठीक है, तो अगर कोई पार्टिकल कूलम्ब फोर्स जो होते हैं वो मीडियम पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो मैंने रीजन बता दिया सिंपल से, तब वहाँ पे फॉर्मूला होगा F इज इक्वल टू के Q1 Q2/R²। और इस कांस्टेंट की वैल्यू वहाँ पे क्या होगी, 1/4πE0 इंटू का ER। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, ऑबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ। इसका मतलब क्या है, कूलम्ब्स लॉ न्यूटन्स के थर्ड लॉ को ऑबे करता है, मतलब फॉलो करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो जैसे कि कोई जो दो चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लग रहते हैं, एक Q1 ले लेते हैं, एक Q2 ले लेते हैं। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में जब फोर्स लग रहा था, तो कूलम्ब्स लॉ में जब फोर्स लगते हैं ना तो वो दोनों चार्ज पार्टिकल पे लगेंगे। जैसे कि Q2 की वजह से Q1 पे फोर्स लगेगा कुछ F, और Q1 की वजह से Q2 पे लगेगा फोर्स F2 बोल देता हूँ मैं इसको F1 बोल देता हूँ। ठीक है, तो अब न्यूटन का थर्ड लॉ का मतलब क्या है, न्यूटन थर्ड लॉ क्या बोलता है कि जो फोर्स मतलब कि अगर कहीं एक्शन है तो उसका इक्वल और अपोजिट क्या होंगे, रिएक्शन होंगे।
तो देखो, जो फोर्स F1 है, पहली बात वो सेम होते हैं फोर्स F2 मैग्नीट्यूड वाइज। मतलब कि फोर्स Q1 पे जो लग रहा है और जो फोर्स Q2 पे लग रहा है, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट कूलम्ब्स फोर्स के बारे में। जो दोनों फोर्स के मैग्नीट्यूड होते हैं, जो पार्टिकल 1 और पार्टिकल 2 पे अप्लाई हो रहे हैं, वो दोनों के जो मैग्नीट्यूड होंगे वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। और अगर डायरेक्शन की बात करूं, तो डायरेक्शन क्या होते हैं, अपोजिट। ठीक है, डायरेक्शन अपोजिट होते हैं और मैग्नीट्यूड सेम होते हैं। तो इसलिए बोलते हैं जब हम लोग इस पार्टिकल पे इधर फोर्स जनरेट होगा तो सेम नेचर का फोर्स लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में इस चार्ज पार्टिकल पे जनरेट होगा। इसीलिए बोलते हैं कि कूलम्ब्स लॉ क्या फॉलो करता है, न्यूटन्स के थर्ड लॉ को फॉलो करता है। तो न्यूटन्स के थर्ड लॉ को फॉलो करता है, ये भी प्रूव कर चुका। मीडियम डिपेंडेंट होते हैं, मीडियम पे डिपेंड करता है। और सुपर पोजिशन एप्लीकेशन को, इसको मैं अभी फॉरवर्ड मतलब बता रहा हूँ। उसके बाद कंजर्वेटिव नेचर के फोर्स होते हैं। तो अब देखो, कंजर्वेटिव फोर्स सारे क्लियर। अब सुपर पोजिशन थ्योरम क्या है, तो इसको ये तो मैंने बता दिया। न्यूटन्स थर्ड लॉ को, न्यूटन्स थर्ड लॉ पे क्या होते हैं, एप्लीकेबल होते हैं, मीडियम पे डिपेंड करते हैं। सुपर पोजिशन बताने जा रहा हूँ आपको। कंजर्वेटिव नेचर के फोर्स होते हैं। इसको सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, पोजिशन प्रिंसिपल, ये कुछ नहीं करता है। इसका सिंपल सा मतलब यही है सुपर पोजिशन प्रिंसिपल का, कि अगर दो चार्ज से ज़्यादा प्रेजेंट है, मतलब आपके गिवन फिगर में दो चार्ज से ज़्यादा चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट है, तो वहाँ पे जो नेट फोर्स होगा, अगर आपको निकालना रहेगा किसी भी मतलब पार्टिकल्स पे, तो वेक्टर सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल फोर्स। मतलब सिंपल सा, अगर आपके पास एक पार्टिकल चार्ज Q1 दिया हुआ है, एक चार्ज पार्टिकल Q2 दिया हुआ है, एक चार्ज पार्टिकल Q3 दिया हुआ है, एक चार्ज पार्टिकल Q4 दिया हुआ है। अब बोला जाए कि आप कूलम्ब फोर्स फाइंड करो, तो आप मतलब इन दोनों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड करो, कूलम्ब फोर्स फॉलो करो, तो आप क्या करेंगे, पहले ये बताइए आप क्या करेंगे। आप क्या मतलब कूलम्ब फोर्स, अब ऐसा थोड़ा ना बोलते कूलम्ब फोर्स फाइंड करो, मतलब वो अब किसी एक पार्टिकल पे पूछेगा ना, Q2 पे फाइंड करो, या फिर Q4 पे, Q3 पे, Q1 पे, तो ऐसे ही होंगे। तो अब क्या होगा कि Q1 की वजह से जो Q2 फोर्स लग रहा होगा, Q3 की वजह से जो Q2 फोर्स लग रहा होगा, और Q4 की वजह से जो Q2 पे फोर्स लग रहा है, तीनों फोर्स का सम कर देंगे। F नेट इज इक्वल टू F ड्यू टू Q1 फोर्स प्लस F ड्यू टू Q3 फोर्स प्लस फोर्स ड्यू टू Q4 फोर्स। और इन सबका वेक्टर सम करेंगे, क्योंकि फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो यही सिंपल सा क्या है, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल है, कि अगर कभी किसी पार्टिकल, जब गिवन पार्टिकल्स दो या दो से ज़्यादा हो जाएं, दो से ज़्यादा हो जाएं, तो वहाँ पे हम लोग सिंपल सा हर एक पार्टिकल पे फोर्स निकालेंगे इंडिविजुअल चार्ज से, और सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, यही है सिंपल सा क्या, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे आपको सुपर पोजिशन प्रिंसिपल मतलब कूलम्ब्स लॉ के बारे में सब कुछ बता दिया है। कूलम्ब्स लॉ क्या होते हैं, कूलम्ब्स लॉ के फॉर्मूलेस, इसके फोर्स, इसके नेचर। ठीक है, और जो भी मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि फाइंड द मिनिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड एट 1 मीटर। अब मिनिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बताना है बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड एट 1 मीटर। अब मतलब कि यहाँ पे हम लोग को डिस्टेंस तो दे दिया है 1 मीटर, लेकिन चार्ज क्या है, क्यों, क्योंकि हम लोग को कूलम्ब्स फोर्स फाइंड करना है। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो हमको चार्ज भी चाहिए होगा। अब यहाँ पे मीडियम की बात नहीं की है, मतलब कि ये क्या है, एयर है, जहाँ पे हम लोग सिंपल सा ई नॉट यूज करेंगे। ई इज इक्वल टू ई नॉट इंटू का ई आर, और जहाँ पे ई आर की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सिंपल सा 9 × 10⁻⁹ वाला यूज करेंगे। Q1 Q2 हम लोग को बस फाइंड करना है। तो Q1 Q2 कैसे फाइंड करेंगे, देखो मिनिमम फोर्स बोला है। अब किसी भी पार्टिकल पे मिनिमम फोर्स, मतलब मिनिमम फोर्स लगने के लिए मिनिमम क्या होना चाहिए, चार्ज मिनिमम होना चाहिए। और मिनिमम चार्ज क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होते हैं वही स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। तो वो यहाँ पे हम लोग ये यूज करेंगे। तो यहाँ पे F इज इक्वल टू हो जाएगा 9 × 10⁻⁹ इंटू का 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ इंटू का 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ डिवाइड बाई आर स्क्वायर, जो कि 1 है। तो यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे, आपको फोर्स का आंसर मिल जाएगा। ये आंसर अप्रोक्सीमेट मेरे ख्याल से 2.30 इंटू 10⁻⁻⁻28 न्यूटन। ठीक है, फोर्स का यूनिट तो न्यूटन ही होगा। ये क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है,
तो ये मैंने यहाँ पे आपको सिंपल सा बता दिया कूलम्ब्स लॉ का एक यूज भी। और इसमें एक अच्छा सा क्वेश्चन था, जब मिनिमम फोर्स पूछेगा तो आपको चार्ज की वैल्यू मिनिमम लेनी पड़ती है, जो कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होते हैं वही होते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से हम लोग रिव्यू कर लेते हैं कि अभी मैंने आपको सिंपल सा कूलम्ब्स लॉ बताया है। ठीक है, कि कूलम्ब्स लॉ क्या होते हैं, उस पे जो फोर्स होते हैं उसके बारे में मैंने बताया आपको। के कांस्टेंट होता है, यहाँ पे के को कांस्टेंट की जगह इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट भी कर सकते हैं। Q1 Q2 पे चार्ज होता है, आर डिस्टेंस होता है, फॉर्मूला K इक्वल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू आर स्क्वायर होता है, इसको इन्वर्स स्क्वायर लॉ कहते हैं। ये सेंट्रल नेचर के होते हैं, इसलिए इनके जो डायरेक्शन होते हैं वो लाइन ज्वाइनिंग अलोंग दिस चार्ज पार्टिकल के अलोंग होते हैं। लाइक चार्ज रहेंगे तो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, अनलाइक चार्ज रहेंगे तो अट्रैक्ट करेंगे। हाँ, ये न्यूटन्स के लॉ को ओबे करते हैं, फॉलो करते हैं, कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं। लॉन्ग रेंज फोर्स होते हैं, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल को भी फॉलो करते हैं। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल का क्या मतलब होता है कि जब भी दो या दो से ज़्यादा चार्ज पार्टिकल होंगी तो हम सबको क्या करेंगे, इंडिविजुअली सबको ऐड कर देंगे और मीडियम पे डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, अच्छा अब एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपको और एक दे रहा हूँ कि अब मान लो अगर मैं बोलूँ कि एक मैंने अभी वेसल लिया है, इसके अंदर मैंने वाटर फिल किया, क्या फिल किया है, वाटर। अब इसके अंदर एक चार्ज पार्टिकल है Q1, अब इसके अंदर एक चार्ज पार्टिकल है Q2। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है R। अब इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा, अगर यही सेम चार्ज पार्टिकल Q1 को और यही सेम चार्ज पार्टिकल Q2 को और विथ सेम डिस्टेंस R अगर एयर में है, तब इसका फोर्स अगर हम लोग मान लो E, ठीक है, यहाँ पे इसका फोर्स E है, न्यूटन। तो इस वेसल में अगर इस वाटर में इसका फोर्स यहाँ पे कितना होगा, गैस करिए बताइए। तो देखो इसको सिंपल है, यहाँ पे ई है, मतलब ई की वैल्यू क्या हो गई, ई इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये कैपिटल और स्मॉल है, ठीक है, समझो Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये फोर्स होगा। और यहाँ पे फोर्स क्या होता है, फोर्स निकालने का फॉर्मूला एफ इज इक्वल टू, ये तो यहाँ पे हम लोग लिख नहीं रहे हैं, यहाँ पे हम लोग इसे लिखेंगे 4 पाई ई नॉट, 1/4 पाई नॉट इंटू का ई आर, क्योंकि वाटर है, मीडियम है। तो यहाँ पे हम लोग सिंपल सा इसके जगह क्या लिखे थे, ई एम लिखे थे, और ई एम की वैल्यू ई इंटू ई आर होता है। ठीक है, ई इक्वल टू ई इंटू ई नॉट इंटू ई आर। ठीक है, और यहाँ पे के का फॉर्मूला लिख देते हैं, इसको भी इसी तरीके से। हाँ, यहाँ पे चार्ज का मल्टीप्लाई Q1 इंटू Q2 और यहाँ पे डिस्टेंस आर। ठीक, अब इसको भी इसी तरह फॉर्म में लिख देते हैं के Q1 Q2 सॉरी 1 Q1 Q2 बाई 4 पाई ई नॉट ई आर इंटू का रिलेटिव परमिटिविटी का जो यहाँ पे वैल्यू होगी 1 होगी एयर में। तो ये तो इसको हम लोग, इसको यहाँ पे लिखना ना लिखना कोई मतलब नहीं है, इसको हम लोग यहाँ से हटा देते हैं। तो ई का वैल्यू आपको मालूम चल चुका है, एफ का वैल्यू आपको मालूम चल चुका है, दोनों को हम लोग डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर एफ डिवाइड बाई ई इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या है, एफ के जगह Q1 Q2 बाई 4 पाई ई नॉट इंटू का रेडियस डिवाइड बाई Q1 Q2 बाई 4 पाई ई नॉट ई आर इंटू का आर। अब देखो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो Q1 Q2 कैंसिल हो जाएंगे, 4 पाई कैंसिल, ई नॉट की वैल्यू कैंसिल, रेडियस रेडियस कैंसिल, बचा क्या, एफ बाई ई इज इक्वल टू, यहाँ पर ई आर है 1/1 मतलब ई आर की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी इस तरीके से, मतलब कि हमें एफ निकालना था। देखो यहाँ पे एक मैंने मिस्टेक कर दिया है, यहाँ पे हम लोग ई बाई एफ निकाले हैं, ई बाई एफ। ठीक है, ऐसे क्यों ई बाई एफ क्यों निकालना है, देखो Q1 Q2 बाई 4 पाई ई नॉट इंटू का ई आर, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई ई नॉट इंटू ई आर, ई की वैल्यू है ना, तो ई की वैल्यू मैंने वहाँ पर मिस्टेकली ऊपर नीचे लिख दिए थे, तो ई बाई एफ इज इक्वल टू ई नॉट। तो अब इसको हम फाइनली सॉल्व करेंगे, एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू ई बाई ई आर। मतलब कि अगर दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच का फोर्स एफ है, तो उसी दोनों चार्ज पार्टिकल को अगर हम लोग किसी और मीडियम में रख देंगे तो उनके जो फोर्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, एफ डिवाइड बाई उस मीडियम पे जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होगी वो। ठीक है, ये सिंपल सा यहाँ पर है, मैं आपको यहीं पे नोट करवा देता हूँ कि अगर इफ एफ इज द फोर्स, इसमें फोर्स हो, एफ इज द फोर्स हो Q1 और Q2
कि जिसका डिस्टेंस आर हो, प्लेस्ड किसमें, प्लेस्ड इन एयर, तो एफ बाई ई आर हो जाएगा इज द फोर्स। अगर यही चार्ज पार्टिकल Q2 को हम लोग प्लेस्ड कर दें इन अदर मीडियम, ठीक है, तब उसका फोर्स ये हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि उसी मीडियम के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे तो उसका फोर्स, जो न्यू फोर्स आएगा वो ये रहेगा एफ बाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में मैंने आपको फुल कूलम्ब्स लॉ के बारे में बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा कूलम्ब्स लॉ वेक्टर फॉर्म में, जहाँ पे मैं कूलम्ब्स लॉ के वेक्टर फॉर्म के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।